everyone. Today we have with us Raza at CFP. Raza has been quite young protege. बचपन से ही वो बंदा था जो माल रोड पे खड़ा हुआ स्ट्राइक्स दे रहा था when talking about climate change and advocacy wasn't really a thing, at least in Pakistan, and it was in its nascent stages globally as well. Just to give you a little background on what Raza has been up to, 2019 he started climate action with a few like-minded people, and then that kind of trickled down into the Clean Air campaign. Or he's also the founder of the Indus Conclave, and he does many other things, endeavors in education and whatnot. So we're just going to ask him to guide us through his experiences, the good and bad, focusing on air pollution, clean air, the economics of climate change, and the health repercussions of what Lahore as a city is going through and Pakistan as a country is going through. So, well, Raza, I'll hand over to you to kind of give an introduction about yourself as well. Thank you, Mikhail. You guys are doing amazing work at CFP. I just briefly add on to what you said कि जब climate action शुरू हुआ 2019 जून के अंदर, and I went to this meeting at HRCP which Rafe and others had organized. और मकसद हमारा ये था कि ग्रेटा थनबर्ग की जो कॉल है सितंबर की क्लाइमेट स्ट्राइक्स की, हम उसको रिस्पॉन्ड करें एंड एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, अगर हम एक मूवमेंट स्टर अप करने की कोशिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते. एंड द अमेजिंग थिंग वाज कि जब हम सब लोग इकट्ठे हुए, हमारी हर फ्राइडे कोई मीटिंग्स हो रही थी, दैट इवेंचुअली बाय द टाइम सितंबर केम, पाकिस्तान के अंदर 45 शहरों के अंदर क्लाइमेट मार्चेस उस फ्राइडे को ऑर्गेनाइज हुई विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल कमिंग इन लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद, एंड खुटकी, फैसलाबाद, मीरपुर, हर शहर में लोगों ने अपनी इनिशिएटिव पे हमारे से कोऑर्डिनेट करके जो 3 मेन सेंटर्स थे लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद के अंदर, एक ऑन देयर ओन एक ग्रास रूट्स लेवल पे स्टार्ट किया. कि एक टियर 2 टियर 3 सिटी में भी ये मूवमेंट शुरू हो गई. एब्सोल्युटली. एंड कुछ जहां हम वॉक कर रहे थे, शिमला पहाड़ी से लेकर अलहमरा तक, फैसलाबाद में लोग वॉक कर रहे थे अपने पार्क के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, गोटकी में, हर जहां जो जिसके पास जितने वसाइल थे, रिसोर्सेज थे, कुछ लोगों ने कहा हम अपनी यूनिवर्सिटी में वॉक कर लेंगे. the idea was to show solidarity with the climate movement. Yeah. And ये just for context, ये बात 2022 के फ्लड से पहले है, जहां खासतौर पर पिछले साल के बाद हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी क्लाइमेट रेजिलियंस या क्लाइमेट एडेप्टेशन के लफ्ज बहुत आम हो गए. उस वक्त एक क्लाइमेट चेंज की बात करना, और ख़ासतौर पे इस तरह के जो छोटे शहरों में, वहाँ लोगों में अवेयरनेस होना कि एक सिस्टेमिक वजह से हो रहा है और ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है कि हमारी क्रॉप्स जो है वो बर्बाद हो रही हैं हर साल आके सैलाब से. तो दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. इट वाज नॉट समथिंग दैट वी थॉट के होगा. और जो आप लोगों ने आई थिंक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में प्लान किया था, आई वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम not just a climate change perspective but an activist lens, right? How do you see these movements populate across different cities, and how do you then coordinate that the messaging across them remains the same? So वही वाला है कि and this ties in very well, इसके दो पहलू हैं, ties in very well with the climate change problem as well, that the climate change is a global issue, but the solution is a local one. Lahore's response to climate change is fundamentally different from Islamabad's response to climate change, and so on and so forth. Yeah. लेकिन जब हम cause करेंगे तो वो एक centralized है. So मसला centralized है लेकिन solution decentralized है. इसी तरह जब climate march की call हुई तो हमारी एक manifesto बनाने की एक्सरसाइज शुरू हुई, जिसके अंदर जो सारे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के कोर ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने एक अपना डिफरेंट एजेंडा मैनिफेस्टो रखा. जाहिर बात है लाहौर के मसाइल, स्मॉग प्रिडोमिनेटेड ज़्यादा थे 2019 में, कराची के अर्बन फ्लडिंग प्रिडोमिनेटेड ज़्यादा थे, इस्लामाबाद को अपने मरगला हिल्स की वजह से जो उनकी फॉरेस्ट फायर्स और इस तरह के मसाइल वहाँ होते हैं, उनके अपने मसाइल थे. सो एवरी सिटी हैड इट्स ओन प्रॉब्लम्स, विच इज़ वाई देयर डिमांड्स वर केटर्ड टू देयर ओन कम्युनिटीज. और फिर एक ओवर आर्चिंग एक अंडरस्टैंडिंग थी कि इन चीज़ों पर हम सब यूनाइटेड हैं.
तो हमारे एक मिनिमम कॉमन डिनोमिनेटर जरूर थे, बट एवरी सिटी एवरी चैप्टर वाज इंटाइटल्ड टू हैव इट्स ओन मैनिफेस्टो, क्योंकि उन्होंने लोगों को उसकी के इर्द गिर्द रैली करना था. अच्छा, तो ये जो आपने पूरा पहला पार्ट एक्सप्लेन किया, ये तो क्लाइमेट स्ट्राइक है ना, दिस इज क्लाइमेट एक्शन, या राइट? बट साथ साथ अब जो दूसरी चीज है कि व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ दीज मूवमेंट्स पर अप, जो हमारी मीटिंग हुई कि अच्छा अब हमने एक लोगों की बॉडी इकट्ठी हो गई है, वॉलंटियर्स की, पीपल आर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम देयर लाइव्स यू नो टू ऑर्गेनाइज अ मार्च. अब ये था कि होगी कैसे और हाउ विल इट पैन आउट. सो ऑल आर टेक्निकल सपोर्ट, सो टू स्पीक, केम फ्रॉम औरत मार्च. So we took the Aurat March blueprint for their That's amazing. marches, and we followed their route. So basically जो औरत मार्च का रूट है शिमला पहाड़ी से अलहमरा का, वो ही रूट क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक का भी था 2019 में लाहौर के अंदर के. एंड हमारे जो औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स थे वो भी आए, दे हेल्प अस लाइक विद जो भी फंड रेजिंग वाला सारा था कि वो किस तरह करते हैं. सो लिटरली मीटिंग में हमने उनसे ही पूछा कि आप लोगों का रूट क्या था, आप लोगों ने एनओसी किस तरह लिया था, आप लोग किस तरह फंड रेज करते हैं. एंड हमने वही एम्यूलेट करने की कोशिश की लाहौर अपनी मार्च के अंदर. एंड इट वाज प्रीटी द सिम्बियोसिस बिटवीन द वुमेन्स राइट मूवमेंट एंड द क्लाइमेट मूवमेंट 2019 में जो शुरू हुई वो बहुत ज्यादा था, एटलीस्ट at an organizational level. And मैं लाहौर की ज़्यादा बात कर सकता हूँ, but you will see that in Karachi and Islamabad as well, कि the people who organized the Aurat March and the people who were organizing, the women who were organizing the Aurat March and the Climate March, उनमें एक बहुत बड़ा overlap था, और जहाँ overlap नहीं आ रहा था सब ने उनसे inspiration ली. And जो ये larger climate movement है 20वीं सदी की 60s और 70s की, वहाँ भी जो climate movement है और जो feminist movement है वो उनकी रूट्स बहुत सिमिलर हैं. एंड क्योंकि दोनों की जो ऑप्रेसिव मैकेनिज्म्स हैं वो भी बहुत सिमिलर हैं. क्लाइमेट मूवमेंट एंड द फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ द 60s and 70s आर एसेंशियली एंटी कैपिटलिस्ट एंड एंटी पेट्रियार्की, बिकॉज बोथ दीज सिस्टम्स ब्रीड इनटू these problems. So उस हद तक like even in 2019 विदाउट ये सोच के हमने बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन जब हम मार्च प्लान आउट कर रहे थे we were like अब किस तरह करनी है, कहाँ से करनी है, and we had a blueprint from Aurat March and we just put that into use. And do you think that these women, because you said कि एक overlap था, was just because they were genuinely phenomenal women, or do you think कि वो उस बात को भी subconsciously सोच रही थी कि औरतें ज़्यादा impact होती हैं disproportionately even in the climate change context? तो वो कॉन्वर्सेशन कैसे चलती थी बीच में? Absolutely, I think I can't say कि urban centers में औरतें या मर्द कितने ज़्यादा अफेक्ट होंगे या क्या प्रोपोर्शन होगा, बिकॉज मगर अगर आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें गांवों की, जहां एग्रीकल्चर रूरल लाइफ में जो सबसे बड़ा इफेक्ट होगा वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को होगा पाकिस्तान के अंदर. और एग्रीकल्चर सेक्टर में खवातीन हैं वो कॉटन पिकिंग करती हैं, कॉटन फील्ड्स में खवातीन जो हैं वो लेबर के लिए एंगेज होती हैं, खासतौर पे सिंध या जहाँ वाटर स्कार्स इलाके हैं वहाँ खवातीन ही पानी लेने जाती हैं. तो जितना पानी कम होता जाएगा आपका, खवातीन को उतना ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा चल के पानी लेने के लिए. जितनी हमारी फसल की प्रोडक्शन इफेक्ट होगी खवातीन के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन एग्रीकल्चर लैंड कम होंगी. सो ऑब्वियसली नेचुरली, और अभी भी जो फ्लड्स आए हैं, मतलब चलो ये तो हम थे मतलब आप कह लेंगे थियोरेटिकल बात करें, 2022 के फ्लड्स के अंदर 6.5 लाख खवातीन जो हैं उनकी जो हुआ लाइक प्रेग्नेंट, उनके बच्चे की बर्थ्स अफेक्ट हुई हैं. मेंस्ट्रुअल हेल्थ को एक्सेस आपकी ऑलरेडी लिमिटेड है पाकिस्तान में, और जब इस तरह की आफत आती है तो जो फर्स्ट थिंग दैट यू थिंक अबाउट इज कि अच्छा दाल चावल देने हैं, रोटी देनी है, मतलब कपड़े देने हैं. But menstrual access to women is absolutely absent from the conversation. और वो अगर कोई NGOs वगैरह दे भी नहीं हो, लेकिन again, so their life is absolutely affected. Do you view this as a much worse than men, because their mobility is also restricted? Yeah, absolutely. Yeah. But do you think this is a very Pakistan-centric problem, or do you view this as a global problem as well? The lack of appreciation of how women are impacted more by the whole process. I honestly don't know if I'm qualified enough to comment क्या situation है, but मतलब थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में बहुत से मसाइल जो हैं डेवलपिंग मुल्कों में सिमिलर हैं. और जितना आप कट ऑफ हो गए अर्बन सेंटर से, जितना आप कट ऑफ हो गए इकोनॉमिक एक्टिविटी से,
जितनी आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट की जाएगी, आप जाहिर बात है आपका उस प्रॉब्लम को रिएक्ट करने में भी उतनी ही लिमिटेड आपकी Yeah. एबिलिटी होगी. सो आई थिंक मतलब इन दैट सेंस एब्सोल्युटली मतलब वुमेन आर एट द फोरफ्रंट of bearing the brunt of the climate catastrophe. I'll now pivot slightly, and I want to focus on your other climate initiative, which was the Clean Air campaign that you started with 8 other founders, if I'm not wrong. But yeah, like I started with a friend in 2019. इसी क्लाइमेट मार्च की सिलसिले में उस वक्त हम बड़े पम्प्ड अप थे कि इतने ज़्यादा लोग निकले हैं और हमारे एंड इट वाज अराउंड द सितंबर अक्टूबर पीरियड that this And so this is 2019, right? this is pre-COVID. This is pre. अच्छा, so I think अब मैं थोड़ा एक macro problem पे आना चाहता हूँ. I want to kind of discuss the implications of climate change on agriculture, and I want to discuss the implications of climate change on our economy. And I think this is kind of the trifecta that climate finance is working on, right? Like, because हमारा predominant food security problem ही है और उसी में mitigation करनी है. तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या implications आ रहे हैं इन दोनों sectors में, और mass population कैसे impact होगी इस चीज़ से. लाइक ऑनेस्टली ये एक मतलब एग्जिस्टेंशियल मसला है पाकिस्तान का. क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है. इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट ऑन इट. मतलब आई डोंट इवन थिंक इट दिस इज समथिंग दैट शुड बी इवन अप फॉर डिबेट. और मतलब अब तो पाकिस्तान ने रियासती लेवल पे भी इसको थोड़ा बहुत रिकग्नाइज किया है. नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की पॉलिसी बनी पिछली गवर्नमेंट के दौरान 2022 मेरे ख्याल से जनवरी में ही वो रिलीज हुई. लेकिन इट वाज a result of an effort of 7 years. Moeed Yusuf released. Yeah, Dr. Moeed Yusuf released that, and he himself like was very humble enough to not take credit for it when I attributed that credit to him. So he was like 7 साल में बनी है, मैंने सिर्फ पब्लिश किया. I think मैंने at one of your events in this conclave पे मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये पूरी बज़ लाइन सुनी थी, फूड सिक्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. यस, एंड उसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है. डॉक्टर आदिल नजम एक्सप्लेन्स इट अमेजिंगली वेल. वो कहते हैं कि अगर इंडिया आपके ऊपर हमला करे और आपके 5,000 लोग मार दे तो आप उसको कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है. एक सैलाब आता है और वो आपके 50,000 लोग को अफेक्ट करता है तो वो आपका सिक्योरिटी का मसला कैसे नहीं है. So at the end of the day अगर सिक्योरिटी का मकसद है कि am I safe, so you are not safe from the water of your rivers because of the flooding that happens in the monsoon season now. तो क्लाइमेट चेंज एक फंडामेंटली सिक्योरिटी का मसला है, ह्यूमन सिक्योरिटी का मसला है और हमारी फूड सिक्योरिटी और विच इज लिंक्ड विद इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मसला है. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें कि लगभग 45% हमारी जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है. सो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा हमारा एग्रीकल्चर का ये मसला है. उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारी अब इससे पहले लेट्स जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का जो वजूद है वो किस तरह अफेक्ट होता है. हम क्लाइमेट वल्नरेबल मुल्क क्यों हैं. पाकिस्तान 2 सिस्टम्स पे चलता है. पाकिस्तान के अंदर ऊपर हमारे पहाड़ हैं जो एक वेदर सिस्टम बनाते हैं जिसके थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन होती है, हवाएं आती हैं बे ऑफ बंगाल से, समंदरों से, और एक विंड प्रेशर क्रिएट होता है और हमारे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें होती हैं. मेजॉरिटी ऑफ दीज बारिशें दे टेक प्लेस इन जुलाई, जून, अगस्त के महीनों में जिनको हम मानसून कहते हैं. वो मानसून रेंज जो हैं वो रेंज होती हैं, ऊपर बर्फबारी होती है और वो हमारा एक इंडस रिवर सिस्टम को फीड करती हैं. अब क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या होगा कि जब मौसमी तब्दीली की वजह से गर्माइश होगी और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वो पानी जो है वो ओवरलोड करेगा और हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स में आएगा जिससे हमारी प्रोडक्शन अफेक्ट होगी. नाउ while this presents a problem, ये लम्स ने स्टडी की थी 2016 के अंदर, लम्स के कुछ प्रोफेसर्स ने, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान शायद 10% ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो कम अफेक्ट होगी पाकिस्तान की. लेकिन अगर हम क्लाइमेट एडेप्टेशन पे चले जाएं, विच इज कि अगर हम क्लाइमेट से माहौल को समझ के कि बदल रहा है उसके मुताबिक अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को ऑल्टर कर लें और we take the leap,
तो हम अपनी प्रोडक्शन इन 10 years 50% तक बढ़ा सकते हैं. Yeah. So whereas the cost of not adapting is 10%, the benefit of adapting to the changing climatic conditions is 50%. And I actually think you're underselling the 50% because we're one of the lowest yield countries in the world by margin. I think we're lowest in the region as well. And one of our other climate talks, I think मैं ज़्यादा सीखता हूँ उन चीज़ों से then like खैर तो उसमें हमने ये सीखा कि साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा वो होने लग गया ना agriculture is going to become a Corporate big thing. farming, Corporate yeah. farming, cooperative farming is becoming a thing in Pakistan as well. So one of our guests like you said that he started on 200 acre like arid land खुशाब में 200 एकड़ जहाँ पे कुछ नहीं उगता था जिसका एक साल का ठेका 4,000 रुपए था और 9 साल बाद वो उसी ठेके से 3.5 लाख रुपए पर एकड़ ले रहा है 100x in 10 years, right? Like, and all, what has he done? Pivot irrigation, sensors, a bit of drones, technical expertise on the ground. I think the margin for gains is phenomenal. Now the problem is, and you're absolutely right. The thing is कि पाकिस्तान की जो agricultural practices हैं वो ऐसी हैं कि अब हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि जी काफ़ी सालों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रेश वाटर एक्सेस का मसला है. पाकिस्तान में पानी खत्म हो जाएगा 2023, 2025 ये सारे साल आ गए एंड है मसला है. देयर इज एब्सोल्युटली नो डिनाइंग कि पाकिस्तान में फ्रेश वाटर एक्सेस का मसला है. और आप सुनते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी कम है. लेकिन पाकिस्तान आउट ऑफ द मेनी थिंग्स दैट वेरी फ्यू थिंग्स दैट इट इज एक्सपोर्टिंग, पाकिस्तान एक्चुअली एक्सपोर्ट्स इट्स वाटर. नाउ यू विल आस्क मी हाउ. पाकिस्तान जो वाटर यूज है पाकिस्तान की 90% ऑफ दैट वाटर यूज इज इन एग्रीकल्चर, 10% इज डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड सारा. उस 90% में जो हमारी 4 कैश क्रॉप्स हैं सबसे बड़ी वो हैं शुगर केन, व्हीट, कॉटन, राइस. नाउ टू ग्रो 1 kilo of rice, you need 2,200 liters of water. Yeah. पाकिस्तान शायद 5 या 6 मिलियन टन राइस उगाता है, जिसमें से 2 से 3 मिलियन टन राइस पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है. यू मल्टीप्लाई up 2 million, you multiply 1 million tons by 2,200, and that is the amount of water that Pakistan exports every year. Crazy. So while we मतलब बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान foreign exchange कमाए, but there are better ways to earn dollars than exporting a very limited resource that you have, which is water. तो एक तो ये है कि हमें अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इन हालात के मुताबिक ऑल्टर करना पड़ेगा. और फ्लड इरिगेशन पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में होती है, तो हमें वाटर मीटरिंग करनी होगी. और कुछ कानून चेंज हुए हैं 2019 से पहले तक. एनीथिंग दैट यू ओन्ड अंडर एंड ओवर योर लैंड वाज योर, जिसको ये पानी की बॉटलिंग कंपनीज बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती थी. मगर नाउ उसमें आपको पैसे देने हैं और कुछ चीज़ें हुई हैं. low charge. Yeah, but so again I think water usage is something that मतलब you go to Cape Town and you'll see कि कितने बुरे हालात हैं वहाँ. So it's just कि those things need to be altered in terms of water usage alone. उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर we also need to realize कि जो हमारे फार्मर्स हैं they need to be trained. and अगर आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत अपने हुकूमती इदारों को चलाएंगे तो आप वही करेंगे. पाकिस्तान is probably has a third lowest yield per acre in the world. So it's मतलब just for comparison, पाकिस्तान एक नेट इंपोर्टर ऑफ व्हीट बन गया है in the last few years. and edible oil. हाँ, and like just like इसकी मैं सिर्फ उतना कहूँ कि अगर आप पाकिस्तान का जो एम्बेलम है, जो हमारा हुकूमती लोगो है पाकिस्तान का, उसमें one of the things that covers ours is wheat. कि हम इतने ज़्यादा जो जब बन रहा था, और उसमें शायद जूट भी मेरे ख्याल से, लेकिन वो तो फिर बांग्लादेश जब रहता हो गया. लेकिन wheat was something that we took pride in कि हम अपना अनाज खुद उगा सकते हैं. लेकिन वो अनाज भी अब हम अपने लिए नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में wheat पर टन शायद इन टनेज कम हुआ है. It's also has to do with the fact कि पाकिस्तान, अगर आप टॉप wheat producers की लिस्ट निकालेंगे तो पाकिस्तान ranks fairly in the top 10, top 8 wheat producers of the world. But Pakistan has an enormously large population to feed as well. So मतलब 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अलग मुल्क हो गए,
तो उस वक्त बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से 80 लाख ज़्यादा थी। आज 52 ईयर्स लेटर पाकिस्तान की आबादी जो है वो बांग्लादेश से 4-4.5 करोड़ ज़्यादा है, एंड दैट इज बाय कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स। इट माइट बी जब सेंसस का रिजल्ट आएगा जो भी, कि वो 6 करोड़ का डिफरेंस भी हो सकता है। सो अगर आप वही 6 करोड़ का जो डिफरेंस है, जो डेल्टा ऑफ 60 मिलियन है, अगर आप वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी वैल्यूज में इंटरचेंज कर दें, तो जो जीडीपी नंबर्स विल बी फंडामेंटली डिफरेंट देन व्हाट दे आर। बांग्लादेश के उतने गिर जाएंगे और पाकिस्तान के उतने ऊपर हो जाएंगे। So, amongst, it's not just to say that population is the only problem, but obviously if you have it's an underappreciated problem. And it's not just that population in and of itself is a bad thing, and लोग होंगे, आपके पास रिसोर्स ज्यादा होगा, आप उससे ज्यादा, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान उस पॉपुलेशन से कर क्या रहा है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की मीडियन एज 21 या 23 साल है, एंड इसीलिए बिकॉज पाकिस्तान में अगले 20-22 साल के अंदर जितने भी इलेक्शंस होंगे, सो रफली 4-5 इलेक्शन साइकिल्स, पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ फर्स्ट टाइम वोटर्स है दैट विल outweigh the previously existing electorate. So the elections are going to be decided by people who are voting for the first time in every election for the next 5 to 6 election cycles. तो यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कमीशन की 2018 के अंदर अराउंड द इलेक्शन पीरियड, एंड इट वाज एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ लाइक ओवर अ ईयर, जिसमें बहुत से लोग शामिल थे, और उसमें उन्होंने जानने की कोशिश की पाकिस्तान में यूथ जो है उनके क्या हालात हैं। तो उसमें एक उन्होंने इंडेक्स निकाला, पाकिस्तान हैज 100 पीपल, what that Pakistani youth has 100 people. So other than the fact कि वो बहुत बड़ा majority young है, तो अगर उसको हम numbers में लाएं, तो if the youth of Pakistan aged between under people under 29 were to be a separate province, it would be a larger province than Punjab. उसके अलावा साथ साथ उस रिपोर्ट के अंदर आया कि जी मतलब हम क्योंकि बात करें कि हम अपनी पॉपुलेशन के साथ क्या क्या रहे हैं, उस सर्वे के मुताबिक out of 100 people, out of 100 young people, 6 have access to a library. ये नहीं है कि वो लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, कि वो लाइब्रेरी जा सकते हैं, सिर्फ 6। Out of those 100 people, only 7 have access to a sporting facility. A sporting facility does not mean कि कोई जिम्नेजियम हो या कोई स्टेडियम हो, एक ग्राउंड हो जहां वो बैट बॉल या फुटबॉल खेल सकें। Out of those 100 people, 29 have never been to school. Out of the remaining 71 that you have, less than 50 go beyond class 4. So आप अब इस बल्ज ने, जिसने ना स्कूल गया, पाकिस्तान में शायद कोई 22 या 23 मिलियन चिल्ड्रन हैं वो आउट ऑफ स्कूल। सो जब आपके पास इतना बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो जिसके ऊपर स्टेट हैज एब्सोल्युटली फेल्ड टू cater to that chunk of population, तो फिर हम क्या करेंगे। अब इसी तरह जो हमारे माहौल के मसाइल हैं, क्योंकि बहुत हद तक इंटरलिंक्ड हैं, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से व्हेन ग्रोइंग अप ये कहा जाता था कि पाकिस्तान एक रूरल मुल्क है, कि 70% आबादी, 60% आबादी पाकिस्तान की गाँवों में रहती है और 40% शहरों में रहती है। दैट इज चेंजिंग। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि आउट ऑफ पाकिस्तानी पीपल वर 100, 64 of them would be born in cities, 36 would be born in villages, and 55 of those 100 would be born in Punjab, and only 4 would be born in Balochistan. So the numbers are quite crazy in some ways, मगर जो इसमें हमें सीखने की बात है वो ये है कि जिस तरह स्मॉग हमारा इशू है, कि देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु जनरली कंसिडर्ड कि यार हम लाहौर से बाहर मूव हो सकते हैं क्योंकि उनके मसाइल पैदा हो रहे हैं। लंदन के मेयर हैं सादिक खान, उन्होंने एक अभी किताब भी लिखी है कि हाउ व्हेन ही वाज रनिंग फॉर द लंदन मैराथन, बिकॉज he developed an asthma condition while preparing for the London marathon, and he did not realize कि मतलब it is his city's air which is not even that toxic right now by Pakistani standards कि वो उसको ये condition दे सके। And then he's written a whole book on why he's pushing for a 15-minute and ultra low emission zones, जिसकी आजकल बहुत बात हो रही है। We'll come to that. लेकिन
कि पाकिस्तान के अंदर जब हम शहरों की बात करते हैं और जब हम अपने शहरों की डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमारी सड़कें आप देखें कि 2019 में जब हम कर रहे थे तो हमने कहा कि हम लोगों की इमेजिनेशन किस तरह कैप्चर करें, किस तरह हम कोई इंस्टाग्राम पे ऐसा पोस्टर लगाएं कि बंदा कहे कि हमें जाना है क्लाइमेट चेंज के लिए निकलना है। तो किसी ने आइडिया दिया कि जी हम ऐसा करते हैं कि दिखाते हैं कि कायद आजम का मिजाज जो है ना वो समंदर में डूब रहा है। किसी ने कहा कि हम मीनार पाकिस्तान जो है उसको दिखा देते हैं कि वो मतलब समंदर में डूब रहा है। एंड इट वाज काइंड ऑफ क्रेजी फॉर अस, बट वी वर लाइक ओके यू नो लेट्स डू दिस। Now fast forward last 2-3 years, you don't even need, it is not a fictional a work of fiction that Karachi is flooded. Yeah. Karachi continuously पिछले 3-4 सालों से जून जुलाई के अंदर बस फ्लड हो जाता है। yeah. और इस साल लाहौर में भी ये होना शुरू हो गया। अब जब आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाएंगे, जब आप गाड़ियों के लिए पूरे शहर में डेवलपमेंट करेंगे, ओवर कॉन्क्रीटाइजेशन करेंगे, अपना अर्बन स्प्रॉल बढ़ाएंगे, तो यही नतीजा निकलेगा। जब और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट का मसला ये बन गया है कि हमने दुबई जैसा बनाना है लाहौर को। द थिंग इज कि दुबई में इट माइट वर्क क्योंकि वहां बारिश भी इतनी ज्यादा नहीं होती, सो दे डोंट इवन रियली हैव टू वरी अबाउट a lot of other problems that we do. But the second thing is कि even दुबई, मतलब आप लंदन, पेरिस इन सब को छोड़ दें, इवन दुबई का जो अगले 15 साल का प्लान है वो ये है कि हमने इसको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली, वॉकेबल और 20 मिनट सिटी सेंटर्स में तब्दील करना है। The solutions to climate change lie in are localized. Cities will be leading the fight against climate change. And मतलब अभी एक C40 सिटीज की एसोसिएशन है जहाँ सादिक खान जिसके प्रेसिडेंट हैं, माइकल ब्लूमबर्ग का वो इनिशिएटिव है कि हाउ कैन वी मेक आवर सिटीज ग्रीनर एंड मोर क्लाइमेट फ्रेंडली, और उस पर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली सिटीज की बात हो रही है, 15 मिनट सिटीज की बात हो रही है, रिड्यूसिंग लंदन में सादिक खान को जिसका बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है कुछ हल्कों से, लेकिन बहुत ज्यादा ग्लोबल सपोर्ट आ रही है कि उन्होंने अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स कायम कर दी हैं। सो इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें हो रही हैं। हमारी तरक्की की फिक्सेशन यही है कि जी इस शहर में हमने कितने फ्लाईओवर्स बनाने हैं, इस शहर में हमने कितने अंडरपास बनाने हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए भी कर रहे हैं, मतलब बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन वी कम टू द कॉन्ट्रास्ट के उसी रिपोर्ट में जो यूथ हैज 100 है उसमें है कि 1 हैज एक्सेस टू अ कार, around 12 have access to a motorbike, 22 have access to a cycle, and 77 or 70 have access to none. तो आप अगर वोट भी लेने हैं तो आप उस 70 के लिए कुछ करें rather than जो बाकी 21, 28, 29 है। And the problem is that no one in the election, like in our policy circles, has a vision that exceeds a 5-year election cycle. I don't even think they have a 5-year vision. Yeah, so the problem is कि जब तक वहाँ फैसले नहीं आएंगे, लोगों को अपने शहरों का, अपने इलाकों का, अपने मुल्क का फैसला करने का इख्तियार इन रियल टर्म्स नहीं दिया जाएगा, it's absolutely not possible. So मतलब it's pretty interesting कि the climate movement in that sense is also is supposed to be a very democratic one. So but just to like end on this city note, कि क्लाइमेट चेंज शहरों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, और आप देखेंगे कि अगले 30 से 40 साल में ऐसे शहर होंगे। इस वक्त इंडोनेशिया जो है वो जकार्ता से अपना कैपिटल मूव कर रहे हैं क्योंकि जकार्ता माइट बी सबमर्ज्ड इनटू वाटर इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। मालदीव्स जो है वो प्लान कर रहा है कि उसने अपने शहरियों को कहाँ लेके जाना है जब वो डूब जाएगा। सो हम इस स्केल पे भी बात कर रहे हैं। क्या क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर? एब्सोल्युटली नो। लेकिन क्या हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए पाकिस्तान में कुछ कर सकते हैं? शायद इतना कुछ नहीं कर सकते, मगर वन थिंग दैट वी कैन डू इज कि हम अपने लोकलाइज्ड इलाकों में क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स से बचने के लिए अपनी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें, और दूसरा कि जो वो कैटास्ट्रोफिक प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं सच एज द रावी अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर जो हाउसिंग सेटलमेंट है, या जो एक टाइम पे पिछली गवर्नमेंट का था कि वो सिंध कराची के अंदर 2 आइलैंड जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उनको वो दुबई बनाना चाहते हैं। सो अगर हम उस तरह की चीज़ों के ऊपर लग जाएंगे शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कि अभी रियल एस्टेट एक बूम हम लेके आ जाएंगे, इट्स दैट इज
only going to worsen what we are already facing. I think to kind of like bring this to a close, I just want to ask you, what is your like general message to the younger lot listening to this, because they're going to be the most impacted as the years go Absolutely. by. Yeah. And also in terms of like sometimes people feel very frustrated along those lines as well. So what is your message in terms of what can they do? I mean, personally for me, तो मैं ही सोचता हूँ कि जैसे like you decided at a very young age कि you had a vision that you wanted to strive for a cause, right? तो वो इस एज में क्या कर सकते हैं, the 17-18 year olds, the 22-23 year olds, what should they be thinking about? And do you think that if they start advocacy or something along those lines, do they have a future? Is there a road ahead? Because clearly you've created a pathway, right, with the Indus Conclave and whatnot that's going on. I'm not मतलब obviously hope is our fuel. मतलब हम ये कर ही ना रहे हो अगर हम उम्मीद पे ना हो कि बेहतर हो सकता है कुछ, but उसके लिए it's not an easy way up. The first thing to do is understand the problem. कि मसला है क्या. दूसरा, आप आवाज उठाएं, लोगों से, लाइक माइंडेड लोगों से बैठ के बात करें, समथिंग लाइक यू गाइज आर डूइंग at climate finance. There's so many people that you guys are meeting, and I think what we also part of it is कि लोगों को जब होप मिलती है कि अच्छा यार हम सिर्फ पागल अलहदा नहीं है जो कर रहे हैं, और भी 10 लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, so let's try to like come together and come up with a joint front. So इस तरह की चीजें बहुत जरूरी हैं. लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मतलब जब पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ 2015-2016 में, तो उस वक्त अमेरिका के सदर ओबामा थे, एंड ओबामा ने आके लाइक दुनिया को मुबारक दी, सब कुछ दिया, और उसके बाद ओबामा ने ये भी कहा कि आई एम हैप्पी दैट वी अग्रीड टू दिस to restrict the emissions to 1.5 degrees Celsius. But I'm not afraid that we might not achieve it. I'm afraid that we might achieve it, but it will still be very little. So the problem is कि 1.5 degrees Celsius achieve होता है. There is no safe amount of climate change. मतलब होगा, ये वो वाली बात है कि 10,000 लोग, अब 10,000 लोग मरना देखना चाहते हैं या 8,000 लोग मरना देखना चाहते हैं. आइडियली आप एक बंदा भी नहीं मरना देखना चाहते, बट एक मसला है, उसको हमें सेव करना है. वी आर अगेंस्ट अ ह्यूज टास्क, बट द ओनली थिंग, मतलब जस्ट के टाइम कितना बड़ा चीज होता है. जो COP28, COP27, आप सब लाइक एवरीवन, हम खास तौर पे पिछले साल के फंड के बाद पाकिस्तान में भी कॉप का नाम एक बड़ा आम हो गया है. 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस के अंदर जब ये UNFCCC क़याम में आई, तो उसको 31 साल हो गए हैं जब पूरी दुनिया ने मिलकर फैसला किया कि हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ ना कुछ करना है, और एक क्लाइमेट चेंज की पॉलिटिकल लेवल पे सीरियस कॉन्वर्सेशन शुरू हुई. 96 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ, लेकिन half of all greenhouse gas emissions that have ever been emitted in the last 300, 400, 500, 600 years have been emitted only in the last 30 years. So the fact कि आप ये कह रहे हैं कि आज मैं बैठ जाऊं कि अच्छा अब जितना नुकसान हो गया है मैं आगे को बचा सकूं, मतलब इस वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में 400 पार्ट्स पर मिलियन per cubic meter carbon है. The last time that we had this amount of carbon in our atmosphere was 25 million years ago. So वो I know, क्योंकि मतलब बहुत से लोग शायद जो आपके देख भी रहे हो, because you interact with the business community, इसके there is an argument that's given कि जी ये एक नेचुरल फिनोमिना है, क्लाइमेट ऊपर नीचे होता रहता है, अर्थ कभी ठंडी होती है, कभी गर्म होती है, आइस से जाती है, बिल्कुल आती है, लेकिन द पीरियड फॉर दैट चेंज इज 90,000, 1 लाख साल लगते हैं उन टेम्परेचर्स को रीएडजस्ट होने में. यहाँ हम 250-300 साल में वो एक्टिविटी एक्सेलरेट कर रहे हैं जो अर्थ यूजुअली 20,000, 50,000, 90,000 साल में जिसको एडजस्ट करके वो एक बिब्लिकल इवेंट होता है. तो जिन चीजों को हम बिब्लिकल इवेंट्स कहते थे, इस साल क्या हो रहा है? फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं यूरोप में, टर्की ग्रीस में हुई, हम नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका जो है उसमें हीट वेव आ रही है, यूरोप जो है वो कह रहा है कि यूरोप में वी रिकॉर्डिंग वन ऑफ द हॉटेस्ट वीक्स इन यूरोप. आर्कटिक में बारिश हुई है, सो मतलब इट हैज एब्सोल्युटली नेवर हैपेंड बिफोर.
Yeah. पाकिस्तान में फ्लड्स भी आ रहे हैं, पाकिस्तान में हीट वेव भी आ रही है, एक जगह है जिसमें बहुत ज्यादा पानी है, एक जगह है जिसमें पानी ही नहीं है, ड्राउट है वहां, एक ही सूबे में. Yeah. सो सिंध के अंदर यू विल हैव अ लॉट ऑफ वाटर ऑन वन एंड एंड देन देयर आर अदर प्लेसेस जहां मतलब पानी नहीं है. सो देयर इज नो, ये जो बिब्लिकल इवेंट्स थे वो अब एक नॉर्मल डे इवेंट्स है, लेकिन जब आप अखबार खोलेंगे तो उसमें आपको ये खबरें नहीं मिलेंगी. और मतलब अगेन रिसेंटली एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आई थिंक हमारी फॉरेन मिनिस्टर, वन ऑफ द स्पोक्स पर्सन ऑफ अ गवर्नमेंट, शी वाज देयर एंड उन्होंने कहा कि history will judge us that when the climate was on fire, what did we do? And historians will write that we went to war. She was referring to the Ukraine-Russia war. Okay, because of the Ukraine-Russia war, because Russia जो एक energy rich मुल्क है और वो अगर sanctions लगी हैं तो यूरोप ने अपने पूरा जो fossil fuel plants हैं उनको कहा है कि हम उसको phase down जो है slow कर देंगे. So this is a classic case of missing the forest for the trees. But having said that, पाकिस्तान में इस वक्त आप मेन न्यूज चैनल्स खोलें, COP28 की बात हो रही है. ग्रीन क्लाइमेट फंड जो लॉस एंड डैमेज हमने फंड बनाया है और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी इस साल अपनी रिकमेंडेशंस देगी दिसंबर में, वो इन चीजें ऑपरेशनलाइज हो रही हैं, जो ऐसी चीजें थी जो हम विच वर अनहर्ड ऑफ. एक बड़ी स्ट्राइकिंग एग्जांपल है कि पाकिस्तान के पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर जो मेन इलेक्शन विनिंग पॉइंट्स थे 2 पॉलिटिकल पार्टीज के, बोथ ऑफ देम वर क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स. 2013 में PMLN had a metro and 2018 में PTI had the billion tree tsunami. So पाकिस्तान की हद तक कम से कम, क्योंकि हम वी आर एट द ब्रांच ऑफ इट, यू विल सी एक आपको रील भी मिल जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हमारी तारीफें करते हुए कि हमारा मसला है, हमने हल करना है. हम अमेरिका को जितने गालियां दें, चाइना को देना चाहें जरूर दें, मगर एट द सेम पॉइंट अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो और फिर थर्ड पोल पे खड़े होकर आपके लोग ही इनॉग्रेट कर रहे हो, इट डजंट गो वेल विद दोज. सो द जिस्ट इज दैट वी मस्ट keep pushing, because if anything what the last year has shown us that Pakistan was the president of G77 plus. हमने दुनिया के 110 मुल्कों की नुमाइंदगी की और कहा कि हमें पैसे दें for the loss that you've given, and this will continue happening. And I hope कि जो financial disbursement है of reparations, if this gets into effect, पाकिस्तान को estimated $30 billion का नुकसान हुआ है पिछले फ्लड से. अगर एंड जो भी जिनीवा में भी रिसेंटली मीटिंग हुई है, फ्रांस में भी हुई है, वेयर प्राइम मिनिस्टर वाज. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ होप इन फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, एंड बिकॉज ऑफ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो वो लीडिंग एफर्ट कर रहे हैं कि हम जो हमारे रेपरेशन मनी है अगर उसको किसी तरह ऑपरेशनलाइज कर लें, हम अपने अडेप्टेशन में काम कर लें, तो अगर पहले 1,00,000 लोगों ने मरना था तो हम 20,000 लोगों को शायद मरने से बचा लें. बट दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो, एंड वी शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर विद व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज द रीजन व्हाई यू आर डूइंग दिस, और द रीजन व्हाई सो मेनी पीपल आर डूइंग दिस, बिकॉज इट इज अ प्रॉब्लम, and it is a problem that has been created in the last 250-300 years, and the only way to get out of it is to reduce it. Yeah. Okay, Raza, thank you. This was super informative and super inspirational, and I'm sure lots and lots of people will learn loads from you. Thank you so much, and goodbye for now.